हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेस। आप आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं सोशल साइंस जो 2022 के लिए मॉडल पेपर है। सोशल साइंस का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है ना। मॉडल पेपर 1 जो है 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही मॉडल पेपर 1 था, तो वो तो अपलोड कर दिए। मॉडल सेट 2 है जो 2022 के लिए है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलो करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का है, सोशल साइंस का है। उससे पहले बता देना चाहते हैं तुम लोग को कि जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो जो नया आए हो। और बता देना चाहते हैं 2 मेरा और चैनल, एक है मेरा जगदेव ब्लॉग जो मेरा कॉमेडी वाला है, JAGDEV जगदेव VLOG ब्लॉग, एक मेरा कॉमेडी वाला है, ठीक है ना। और एक मेरा है GK GS मस्ती जो जनरल कंपटीशन का है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बताना चाहते हैं कि मेरा चैनल पर जो है VBI द्विउत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव VBI काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018 का मॉडल सेट, 19 का मॉडल सेट, 20 का मॉडल सेट, 21 का मॉडल सेट अपलोड है। आप लोग देखें, काम देगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है। तो जाके आप लोग देखें, मेरा फोटो पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट को ऑप्शन में जाए, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को VBI ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो हम जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता, या इसी को बोलते हैं नेपोलियन कोड। तो संहिता मतलब होता है कानून। क्या होता है संहिता मतलब होता है कानून। तो नेपोलियन ने जो कानून बनाया उसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। जैसे आचार संहिता यानी जो मतदान यानी वोट के समय जो कानून बनता है उसे आचार संहिता कहते हैं। उसी प्रकार नेपोलियन संहिता है, ठीक है ना। और नेपोलियन संहिता जो था ये फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और फ्रांस में एक तुम लोग जानते हो कि 1789 में एक क्रांति हुआ जिसे बोलते हैं फ्रांस की क्रांति, जिसका नारा था क्या, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। याद रखना, जो बोल रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आराम से ध्यान से सुनो। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो सब बता देगा कि हाँ डॉट लेगा, ऐसे बता देगा इसका 1804 होगा, इसका ये होगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जो डिस्कशन करते हो उस पर ध्यान दो। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो हम जानते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। और गैरीबाल्डी का योगदान क्या क्या था, तो गैरीबाल्डी का योगदान था इटली के एकीकरण में। आप बोलेगा इटली के एकीकरण में कितने व्यक्ति का योगदान था, इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था। एक था मेजिनी, क्या था, एक था मेजिनी, दूसरा था गैरीबाल्डी और तीसरा था काउंट काबुल। क्या था, काउंट काबुल। मेजिनी को कहा जाता है इटली का मसीहा। क्या कहा जाता है, इटली का मसीहा। या मेजिनी जो है यंग इटली या यंग यूरोप यानी युवा इटली या युवा यूरोप का स्थापना किसने किया था, मेजिनी ने किया था। और गैरीबाल्डी को कहा जाता है पेशे से ये नाविक था, गैरीबाल्डी को कहा जाता है इटली का तलवार। क्या कहा जाता है, इटली का तलवार। और काउंट काबुल को कहा जाता है इटली का कूटनीतिक या राजनीतिक, ठीक है ना। तो ये 3 व्यक्ति का था इटली के एकीकरण में योगदान। लेकिन जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। तो जब पूछेगा जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क। लेकिन इटली का एकीकरण किसने किया था, 3 व्यक्ति मिलकर, मेजिनी, काउंट काबुल, गैरीबाल्डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, इटली तथा जर्मनी किस महादेश में आता है। सिंपल बात है, इटली तथा जर्मनी, इटली हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सब आता है किसमें, तो यूरोप महाद्वीप में। तो ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, यानी C नंबर सही हो जाएगा। और हम लोग आते हैं एशिया महाद्वीप में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यूरोपियन यहाँ ना होगा, यहाँ होगा यूटोपियन। यूटोपियन यानी सपना दिखाने वाला, यूटोपियन यानी सपना दिखाने वाला, कि सपने दिखा कर गया उसका काम पूरा ना हुआ, यहाँ यूटोपियन होगा। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स नहीं था, बल्कि कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवादी जो बताया था कि एक दिन मजदूर संघर्ष करेगा, तो उसका इस मजदूर संघर्ष किया था। जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, रूस की क्रांति जो हुआ था, वहाँ संघर्ष किया था। यानी इसका जो कहना सत्य हो गया कि एक दिन मजदूर जो है संघर्ष करेगा, राजा को उखाड़ फेंकेगा, उसका कहना सत्य हो गया, यानी C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। और कार्ल मार्क्स के बारे में बता देते हैं कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस, वार मतलब युद्ध और पीस मतलब शांति। तो वार एंड पीस जो है टोल्स्टॉय का रचना है। किसका है, टोल्स्टॉय का रचना है। कार्ल मार्क्स का रचना क्या है, तो बता दिए थे डास कैपिटल। क्या बताए थे, डास कैपिटल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ, तो रूस में हुआ था। रूस में क्यों हुआ, तो रूस में जालसाही शासक जान निकोला द्वितीय को उखाड़ फेंकने के लिए 1917 में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। फिर वहाँ पर बोल्शेविक बोले तो जिसका संख्या अधिक होता है उसको बोलते हैं बोल्शेविक, जिसका संख्या कम होता है उसको बोलते हैं मेंशेविक। तो मजदूरों की संख्या, गरीबों की संख्या ज़्यादा था तो उसको बोल्शेविक बोलते हैं। अगला है
हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद रखना, जो बोले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो बोलेगा हिंद चीन क्षेत्र में कितना देश आता है? 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है ना। और उस समय जब उसका युद्ध की समाप्ति हो रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। कौन था? निक्सन, निक्सन, निक्सन। याद रखना है, कौन था? निक्सन। अगला, वियतनामी राष्ट्रवादी दल क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ? तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन 1914 में हुआ। याद रखना कब हुआ? तो वियतनामी राष्ट्रवाद का गठन 1914 में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1893 ईस्वी में कहा गया दक्षिण अफ्रीका गया था। 1915 ईस्वी में सदा भारत लौट गया, हमेशा के लिए भारत लौट गया। और उसके जस्ट एक वर्ष बाद 1916 में क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ठीक है ना। और फिर 1917 में क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था, जो महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। फिर 1918 में क्या हुआ था? अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन हुआ था, खैला आंदोलन हुआ था। फिर 1919 में तुम लोग जानवे करता कि लोलर टेट कानून आ गया था, पता है तुम लोग को, जिससे काला कानून हम लोग कहते हैं। और 13 अप्रैल 1919 को तुम लोग को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल डायल ने दिया था, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। फिर पता है तुम लोग को पता है कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन किया हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। फिर तुम लोग को पता है कि चौरी चौरा कांड हो गया 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हो गया था उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में। तो फिर असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। फिर महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में तुम लोग को पता है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, दांडी यात्रा से शुरू किया था, ठीक है ना। फिर तुम लोग को पता है कि 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इतना चीज़ें बोले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी का हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। कौन किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। और इसका अध्यक्ष पहला कौन बना था? W.C. बनर्जी। कौन बना था? तो बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना था? W.C. बनर्जी। W से व्योमेश, C से चंद्र, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी, याद रखना, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू जो है इसका प्रकाशन किसने किया था? इसका हिंदुस्तान रिव्यू जो है एक पत्रिका है, ठीक है ना। और इसका प्रकाशन किया था रामकृष्ण वर्मा। किसने किया था? रामकृष्ण वर्मा किया था, ठीक है ना। और शशिदानंद सिन्हा, जो जानते हैं शशिदानंद सिन्हा कौन था? तो ये था अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष, जो लखनऊ में किया था, वही था शशिदानंद सिन्हा था। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन किसने किया था? हम बता चुके हैं, वैज्ञानिक समाजवादी का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स जो था, इसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था, दास कैपिटल। क्या लिखा था? दास कैपिटल, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। तो दास कैपिटल पुस्तक लिखा था, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, याद रखना है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन हो गया? तो कार्ल मार्क्स हो गया। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? हम जानते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था, जिसका अध्यक्ष बना था लाला लाजपत राय। कौन बना था? लाला लाजपत राय। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, आधुनिक शहर का उदय का इतिहास लगभग कितना पुराना? ज़्यादा पुराना है, लगभग 200 वर्ष पुराना है। यानी 1800 ईस्वी में जब औद्योगिक क्रांति हुआ था, आधुनिक शहर का उदय हुआ। प्राचीन नहीं बोल रहा, आधुनिक बोल रहे हैं, तो ज़्यादा ना है, 200 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। सामंती और जानते कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसलिए इंग्लैंड से ही क्या हुआ? तो आधुनिक शहर का उदय होना प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन मेरा है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की व्यवस्था में शहरी व्यवस्था प्रगति बढ़ा है? तो प्रगतिशील शहरी व्यवस्था। कैसा? प्रगतिशील शहरी व्यवस्था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, समाप्त होने वाला था, तो उसी समय हुआ था, 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नेतृत्व में ही WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी WB वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण जिसको बोल सकते हैं, यानी पूरा भारत में बताया था 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। इसका उद्देश्य था कि
भारत को में अन्य देश के लोग फैक्ट्री आके खोल सकता है, अन्य देश के लिए बाजार खुल सकता है, भारत भी दूसरा देश में जाके फैक्ट्री अपना खोल सकता है, अपना सामान बेच सकता है। तो 1990 के दशक में क्या हो जाएगा, 1990 के दशक में हिंदुस्तान रिव्यू देखो, एक बार फिर बताए थे फिर आ गया ये, दो बार रिपीट हो गया, तो इसका हो जाएगा रामकृष्ण वर्मा। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ था, याद रखना ठीक है ना। और लेकिन कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होते हैं, हम जानते हैं सांप्रदायिक यानी दंगा, सांप्रदायिक दंगा उंगा होता जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में दंगा उंगा होता है, हिंसा होता है, उसको होता है धर्म पर। तो किस पर हो जाएगा, धर्म पर हो जाएगा। 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित किसका वर्चस्व था, तो 1967 ईस्वी तक था जो भारतीय राजनीति में सिर्फ एक ही पार्टी का सरकार था। वो कौन था, तो कांग्रेस था। कौन था, कांग्रेस था। कांग्रेस क्या था, स्वर्ण था, तो स्वर्ण का था, ठीक है ना। और लेकिन भी धीरे धीरे 1967 ईस्वी में कांग्रेस का हाल हुआ और मोरारजी देसाई का सरकार बना, यानी जनता पार्टी का सरकार बना था। अगला वो क्वेश्चन है, भारत में भारत भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित किसका योगदान है, तो हम जानते हैं भारत में समाज सुधार आंदोलन में जो है ज्योतिबा फुले भी था, महात्मा गांधी भी था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी था। हाँ, आप लोग का भी पढ़ाए थे, पॉलिटी जो पढ़ा रहे थे यानी सिविक्स जब पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए थे क्या, जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, तो उसमें इस तीनों के नाम बार बार हम लिखते थे ना, तो सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है क्या, भारत में क्या है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में की गई। हम जानते हैं भारत में जो है केंद्र को अलग पावर है, राज्य को अलग पावर है। राज्य में पावर कौन चलाता है, मुख्यमंत्री, केंद्र में चलाता है प्रधानमंत्री। दोनों को शक्ति का अलग अलग विभाजन कर दिया गया, तुम इस पर कानून बनाना, हम इस पर कानून बनाएंगे। इस तीन सूची है, एक संघीय सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। अब बोलेगा संघीय सूची पर कानून कौन बनाता है, तो संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है। राज्य भी बना लेगा, संघीय भी बना सकता है। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना दिया, संघ भी बना दिया, राज्य बना दिया, तो बड़ा कौन है, संघ बड़ा है, तो संघ का नियम कानून मान्य होगा, राज्य का नियम कानून मान्य नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। 25 नंबर बोल रहा है क्या, संघवाद लोकतंत्र किसके अनुकूल है, तो संघवाद लोकतंत्र किसके अनुकूल है, तो इसका हो जाएगा संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द हो, सही बात है, विश्वास रहेगा, सही बात है। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी, ऐसा ना है। ये बहुत बड़ा ऑप्शन दे दिया इस तरह क्वेश्चन, ये वाला कम में संभावना है पूछने का। संघवाद का मतलब तुम लोग इतना याद रख सकता है कि संघ का मतलब क्या होता है, संघात्मक शासन का मतलब होता है कि केंद्र में अलग शासन यानी प्रधानमंत्री शासन और राज्य में मुख्यमंत्री शासन, जब दोनों अलग अलग शासन हो समझ आना, उस संघवाद है, क्या है, संघवाद है। ये हम इम्पोर्टेंट है जो हम बोले हैं, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन हम जिसमें इम्पोर्टेंट बोलेंगे तो उन्होंने ध्यान से सुनना। इसका हो जाएगा 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुआ। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, सही है, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो गठबंधन कहाँ, गठबंधन यानी एक से अधिक पार्टी मिलकर सरकार कहाँ बनाएगा, जहाँ एक से अधिक पार्टी होगा, यानी जहाँ बहुदलीय व्यवस्था रहेगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। इससे भारत क्या है, तो बहुदलीय व्यवस्था, यहाँ बहुत सारा पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, जदयू है, राजद है, लोजपा है, ठीक है ना, बसपा है, तो बहुत सारा पार्टी यहाँ पर है, आम आम आदमी पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है, तो यहाँ बहुदलीय है, ठीक है ना। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, जहाँ तक दल बदलने, दल कौन बदलता है, तो दल बदलता है कौन, सांसद एवं विधायक। सोचता है कि हम कोई भी मंत्री बन जाएंगे, चल जाते हैं सरकार के पक्ष में, जिसका सरकार उसी उसी में मिल जाते हैं। तो दल बदल कानून ना लागू किस पर था, सांसद एवं विधायक। सांसद कौन होता है, जो दिल्ली चुन कर जाता है, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री के चुनाव में जो दिल्ली चुन कर जाता है होता है सांसद, और जो तुम्हारा मुख्यमंत्री के चुनाव में जो अपना राजधानी पटना चुन कर जाता है वो होता है विधायक, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुई, जनता दल यानी जदयू, जदयू यानी मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार लपटिया, तो 1999 में इसका स्थापना हुआ। कब, 1999 में इसका स्थापना हुआ। लेकिन भाजपा पूछेगा तो 1980 बोलना है, क्या बोलना है, 1980 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है, तो हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक यहाँ जहाँ जनता को वोट देने का अधिकार है, जनता को सरकार चुनने का अधिकार है हर 5 साल में, तो वहीं पर सबसे अच्छा व्यवस्था है, सब सिंपल बात है। राजशाही व्यवस्था थोड़ी अच्छा रहेगा, राजशाही व्यवस्था में जहाँ तुम आवाज़ उठाया तो बोलेगा मुंडी काट दो, फांसी दे दो, वक्त तेरा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, तो लोकतंत्र हम जानते हैं कि जनता के प्रति जवाबदेही होता है। देखो अभी हो रहा है क्या, 50 चुनाव हो रहा है, तो घरे घरे हमारा मुखिया जो थी सब लोग घूमने आ रहा है, तो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र क्या होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है,
तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता, सही बात है, ये सही है। या एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, गलत बात है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी एक धर्म को कोई इसका विशेष धर्म नहीं है, सब धर्म को बराबर रूप से संरक्षण प्रदान करता है और किसी भी धर्म में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी नहीं है, सही बात गलत बात है, सब लोगों को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। महिलाओं को मतदान करने का अभाव है, गलत बात, महिला भी मतदान करती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, जनरल पिनासे की सरकार का संबंध किससे है? तो बताना है जनरल पिनासे की सरकार का संबंध किससे है? तो ये है चिली से। किससे है? तो ये चिली से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको गोली मार दो, इंपॉर्टेंट ना है, एक आध क्वेश्चन इस पर जो रहता है जो इंपॉर्टेंट ना है, बाकी भैया सब इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट ना है, 34 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ना है। मेरा राजो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मेरा राजो बोल रहा है कहाँ के प्रधानमंत्री बना था बोलोविया क्या? बोलोविया में, तो बोलोविया के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम बता रहे हैं वो कि बोलोविया में जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो पानी के विरोध में, ठीक है ना, जल संकट के विरोध में क्या हुआ था? बोलोविया में जन आंदोलन हुआ था। जब पूछेगा बोलोविया में जन आंदोलन होने के कारण क्या है? तो पानी के बढ़ते कीमत के कारण, याद रखना। श्रीलंका का में संघर्ष है, तो श्रीलंका में संघर्ष है, किसके बीच संघर्ष है? तो श्रीलंका में संघर्ष जो है वो है किसके? लिट्टे किसका संगठन है? लिट्टे है। एक तुम लोग जानते हो श्रीलंका में जो है दो गो है, एक है तमिल क्या है? अल्पसंख्यक यानी कम लोग है, और एक है सिंगली क्या है? बहुसंख्यक यानी ज़्यादा लोग है। तो सिंगली लोग जो सब अधिकार ले लिया, तमिल लोग को बहुत कम अधिकार दिया, नहीं के बराबर अधिकार दिया, जिसके कारण इन दोनों में क्या होता है? दोनों में संघर्ष चलते रहता है। तो तमिल लोग लिट्टे की स्थापना किया है, ठीक है ना, और सरकार से लड़ने के लिए सिंगली लोग सरकार में है, तो इन दोनों के बीच क्या होता है? हमेशा लड़ाई होते रहता है, खींचातानी होता रहता है, संघर्ष होते रहता है। भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है? तो भारत का आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित बोले तो समाजवादी का भी गुण और पूंजीवादी दोनों का गुण जिसमें होता है उसको बोलते हैं मिश्रित। समाजवादी बोले तो पूरी तरह सरकारी, पूंजीवादी बोले तो सब तरह पूरी तरह प्राइवेट। तो भारत में जानते हैं कि सरकारी प्राइवेट दोनों है, सरकारी उसके प्राइवेट उसको, सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी बैंक पर प्राइवेट बैंक, सब यहाँ पर है, ठीक है ना। पूंजीवादी कौन है? अमेरिका है। समाजवादी कौन है? रूस है। मिश्रित कौन है? भारत है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है क्या? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? हम जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में वो आएगा जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होता है। तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, खनन हो गया, ये सब क्या है? मेरा प्राथमिक क्षेत्र में है, ठीक है ना। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। कल कारखाना जो है तुम्हारा औद्योगिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र, यानी सेवा प्रदान करने वाला, सिर्फ यहाँ सर्विस प्रदान करता है, जितना भी नौकरी सब सेवा क्षेत्र है, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी। 15 मार्च तो यहाँ दे लो ना है, तो यहाँ पर सुधार लेना, 18 मार्च है, इसको कर लेना 15 मार्च। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। हम जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन योजना आयोग को जो है नष्ट कौन कर दिया? तो नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया? तो 31 दिसंबर 2014 ईस्वी को नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया, और 31 दिसंबर 2014 को समाप्त किया। और उससे एक दिन के बाद यानी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया था। कौन? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। नीति आयोग का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रथम प्रधानमंत्री होगा, यानी कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। अगला बोल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब किया था? हम जानते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम जो किया था 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक लिखा था जो काफ़ी फेमस पुस्तक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में बताया था कि भारत का प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, 20 रुपया है। कितना रुपया? 20 रुपया, यानी 1868 ईस्वी में भारत के लोग का प्रति व्यक्ति यानी हर व्यक्ति जो है 1 साल में मात्र 20 रुपया कमाता था, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया था। अगला है राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित कौन सा विधि है? तो राष्ट्रीय आय मापने का सब विधि, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि सब है, ठीक है ना। डी नंबर सही हो जाएगा। आय और उपभोग का अंतर क्या है? यानी आय मतलब जितना कमाया, उपभोग मतलब जितना खर्चा कर दिया। तो कमाया और खर्चा कर दिया, तो जितना कमाया उसमें से जितना खर्चा किया उसको घटा दो तो क्या हुआ? बचत हुआ, तो बचत हो जाएगा। अगला साख के निम्नलिखित में कौन सा आधार है? तो हम जानते हैं कि साख मतलब क्या होता है? साख मतलब होता है क्रेडिट मतलब क्या होता है? विश्वास मतलब क्या होता है? तो तुम पर विश्वास लोग कब करेगा? जब जब तुम पर विश्वास होगा,
जब तुम्हारा चरित्र अच्छा रहेगा, इन्हें कि 2-3 लोग सब कहे तो पैसा बचाते चल रहा है तो कोई विश्वास नहीं न करेगा। तो तुम्हारा क्रेडिट चरित्र अच्छा रहेगा तब विश्वास करेगा। साख तुम्हारा होगा, चुकाने की क्षमता, ऋण चुकाने की क्षमता तुमको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबका उधार ले लिया, ऋण नहीं चुका रहा है तो तुम्हारा साख थोड़े है, तुम्हारा क्रेडिट थोड़े है। तो क्रेडिट होने के लिए तुम्हारा विश्वास तुम पर होना चाहिए, तुम्हारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, तुमको ऋण चुकाने की क्षमता होना चाहिए। यहाँ ऋण लिखना भूल गया है तो हो जाएगा सभी। इनमें कौन संस्थागत वित्तीयगत संस्था है? वित्तीयगत संस्था बोले तो सरकारी कौन है? गैर वित्तीय का मतलब सरकारी ना है, वित्तीय मतलब सरकारी, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं सरकारी कौन है, तो बैंक सरकारी है। बैंक क्या है मेरा? सरकारी है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, सहकारी बैंक। शेयर साहूकार जो तुम्हारा टोला उलाम होता है वो थोड़ी सरकारी है, तो गैर सरकारी है, गैर वित्तीय है, ठीक है ना, गैर वित्तीय संस्था है। महाजन भी गैर वित्तीय संस्था है, व्यापारी भी गैर वित्तीय संस्था है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसके लिए ऋण मुहैया करवाता है? तो भूमि विकास बैंक जो है ये बोरा किसके लिए? तो कराता है कृषि उृषि पर्यावरण के लिए कराता है। ट्रैक्टर क्या है? कृषि से संबंधित है। पावर प्लांट क्या है? कृषि से संबंधित है। पंपिंग सेट कहाँ लगाएंगे? कृषि के लिए लगाएंगे, तो सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अब भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। बिहार एक राज्य है, सिंपल बात है, बिहार में तो खनिज है ना, खनिज सब तो झारखंड ले चल गया था। जब खनिज झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिहार से जब अलग हुआ था तो पूरा खनिज झारखंड में चल गया। तो बिहार में बच गया खेती। तो खेती में क्या आता है? कृषि। तो कृषि प्रधान बिहार है। क्या है? कृषि प्रधान बिहार है। बिहार जो साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा राज्य है और गरीबी में भी सबसे पिछड़ा राज्य है, ठीक है ना। याद रखना, इसलिए जो बोले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रति व्यक्ति आय में भी बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है। भारत में सेवा क्षेत्र को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया? तो भारत में सेवा क्षेत्र को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। तो कितना भाग में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। याद रखना, एक भाग वहाँ पर जहाँ कुछ सामान मिलता हो और एक भाग जहाँ जहाँ कुछ सामान नहीं मिलता हो। जैसे हम लोग टीचर पढ़ाता है, तुमको सामान देता है कि नहीं देता है, तो हो गया एक भाग। और तुम्हें वहाँ कुछ सामान खरीदा है तो वो भी सेवा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ को तुमको सामान मिलता है, ठीक है ना। वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित किसके प्रभाव से है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है कि अपना बाजार, अपना देश का बाजार पूरा विश्व के लिए खोल दो। तुम्हारा विश्व, पूरा विश्व के कोई भी कंपनी तुम्हारे यहाँ आके अपना सामान बेच सकता है। तुम भी जो है पूरा विश्व में कहीं पर भी जाकर अपना सामान बेच सकते हो, तो उसे बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण में क्या होता है? पूंजी से प्रभावित, पूंजी का एक देश से दूसरा देश में आदान प्रदान होता है, पैसा कौड़ी का, वस्तु का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब तो वैश्वीकरण मतलब यही तो हुआ कि तुम्हारा देश का सामान दूसरा जगह बिकेगा, दूसरा देश का सामान तुम्हारे यहाँ आके बिकेगा। प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी और विचार का आदान प्रदान होता है, यानी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति, पता है कि नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में भारत में लागू हुआ था, ठीक है ना। और इसमें क्या किया था? इसमें उदार यानी कंपनी को भारत में खोलने के पहले जो है भारत में खोलने के लिए बहुत सारा नियम कानून से गुजरना पड़ता था, लेकिन उन नियम कानून को थोड़ा आसान कर दिया, उदार कर दिया, ठीक है ना। दूसरा निजीकरण मतलब प्राइवेट करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। पहले सब सरकारी था, धीरे प्राइवेट करना स्टार्ट किया। अभी मोदी बहुत प्राइवेट कर रहा है। वैश्वीकरण मतलब होता है कि भारत का अर्थव्यवस्था ये पूरा विश्व के लिए खोल दिया था। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नई आर्थिक नीति का 3 अंग है। यही तीनों अंग है, एक उदारीकरण, एक निजीकरण, एक वैश्वीकरण। लेकिन पूछेगा वैश्वीकरण के कितना अंग है, तो बताना वैश्वीकरण के 5 अंग है, ठीक है ना। नई आर्थिक नीति का 3 अंग कैसे याद रखना? तो नई 1, आर्थिक 2, नीति 3। तो 3 अंग हो गया, एक उदारीकरण, एक निजीकरण, एक वैश्वीकरण। लेकिन वैश्वीकरण का कितना अंग? तो 5 अंग याद रखना। अगला, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी, याद रखना है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है मेरा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो हम जानते हैं कि विश्व अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था 1986 में पारित हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? तो हम जानते हैं बृहत क्षेत्र यानी बहुत बड़ा क्षेत्र में, पता है तुम लोगों को कि 71% जल भाग पर क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। तो बृहत क्षेत्र ना हो गया, बड़ा क्षेत्र ना हो गया। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कैसा दिखता है? पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखेगा, जब पृथ्वी से बाहर जाके देखेंगे तो नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। और आकाश भी हम लोग को क्यों दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आकाश हम लोग को नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण, याद रखना। लेकिन चंद्रमा पर चल जाओ या अंतरिक्ष में चल जाओ तो आकाश तो हम लोग को नीला नहीं काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। अगला, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग आवश्यक है? तो हम जानते हैं कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट चाहिए, क्योंकि बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट से ही हम लोग को एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है ना, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ये क्या है? बॉक्साइट का सूत्र है, ठीक है ना। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता जो है 1960 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट को किस और नाम से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को बोला जिप्सम, तो जिप्सम भी नहीं, प्लम्बर होगा। क्या होगा? प्लम्बर। अगला, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम जीव
प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को संरक्षण के लिए प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था शिखर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण हेतु शिखर सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, याद रखना काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी योजना के निम्नलिखित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो दामोदर घाटी योजना का निम्नलिखित निर्माण का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जो कारण है वो तुम्हारा कारण है क्या? सभी हो जाएगा। क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका मेन कारण था बाढ़ पर नियंत्रण करना और सिंचाई का व्यवस्था भी करना और मत्स्य पालन करना, तो सभी हो जाएगा। क्या जाएगा? सभी। और दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना जो है ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो बोलना है दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है सब जानता है क्या है? तो बाघ है। क्या है? टाइगर। ठीक है ना। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा आम कहाँ होता है? भारत में होता है। कहाँ पर होता है? भारत में होता है। दूध उत्पादन में भी भारत एक नंबर है। आम उत्पादन में भी भारत एक नंबर है। ठीक है ना, याद रखना है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है क्या? कर्नाटक। तुम लोग बोलेगा रागी क्या है? तो रागी देखो, हम तुमको फोटो दिखाते रागी क्या है। रागी जो होता है वो होता है मतलब बरगमा ना होता है। तुम लोग बरगमा समझता है कि ना? चलो देखो दिखाते हैं फोटो। देख लो ये क्या है? मेरा रागी। थोड़ा छोटा करते हैं। देखो ये मेरा रागी है, दिखाई दिया तुम लोग को? देखो यही मेरा रागी है, दिखाई दे रहा है? देखो ये क्या है? रागी। ये देखो, इसको छुड़ाने पर ये जो बिच्चा निकलेगा ये रागी है। क्या है? ये मेरा क्या है? रागी। तुम लोग देखते रागी के उत्पादन में सर्वप्रथम एक नंबर जो राज्य है वो कौन है? तो वो मेरा कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। नाटक नाय कर्नाटक। ठीक है ना। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? कृषि से संबंधित कौन है? तो हम जानते हैं कि जूट जो है कृषि से संबंधित है। जूट जो होता है उर्वरक। उर्वरक तो ये मतलब ये तो हो गया मेरा मसाला वसाला हो गया। नहीं तो जूट क्या है? जूट का जो बोरा बनता है जिसको भैंसिया को उड़ाते हैं, तो जूट क्या होगा? कृषि से। ठीक है ना। और सर्वप्रथम जूट मिल का स्थापना कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कौन किया था? सेठ हुकुमचंद ने किया था, याद रखना। सीमेंट भी ना है कृषि, लोहा इस्पात पे कृषि ना है। बिहार में पेट्रोल रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? जहाँ पर तेल का शोधन होता है तो वह है बरौनी। क्या है? बिहार में बरौनी, याद रखना। बिहार में बरौनी, यूपी में मथुरा, यूपी में मथुरा, यूपी में मथुरा। और गुजरात में क्या पर? तो गुजरात में है, गुजरात में तुम्हारा है ये वाला जामनगर। क्या है? जामनगर है। ठीक है ना। असम में डिगबोई, असम में डिगबोई, असम में डिगबोई। ठीक है ना। मुंबई हाई जो है ये तेल उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो रेशम जानते हो तुम लोग, फेमस है जानते हो तो भागलपुर का सिल्क यानी भागलपुर का रेशम का कपड़ा काफ़ी फेमस है। भागलपुर का रेशम का साड़ी काफ़ी फेमस है, तो ये जगह इसका आंसर भागलपुर। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी पूछे तो मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत का बोलेगा क्या बोलता है उसको? वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई। भारत का सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली में उपलब्ध है। कहाँ है? कोलकाता एवं दिल्ली में। ठीक है ना। दिल्ली मुंबई में भी अब उपलब्ध हो गया है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दिल्ली मुंबई में भी हो गया है, कोलकाता चेन्नई में भी हो गया है। तो लेकिन सबसे पहला जो कहाँ पर है? कोलकाता एवं दिल्ली। लेकिन सबसे पहले पूछेगा मेट्रो रेलवे कहाँ चलाया गया, तो वो चलाया गया था कलकत्ता। मेट्रो का रेलवे काम एक ही है कि उसमें क्या करेगा, जहाँ चलेगा कलकत्ता में चला तो पूरा कलकत्ता तुमको घुमाएगा, दिल्ली में चला तो पूरा दिल्ली तुमको घुमाएगा, पटना में चलेगा तो पटना पूरा पटना को घुमाएगा। तो पटना में चले अभी नहीं चल रहा, नहीं चलना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, काम प्रगति पर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो पूछ रहा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस का जो है इंडियन नाम दिया गया? तो इसका दिया गया था 2005 ईस्वी में। कब दिया गया था? तो 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, याद रखना। और इसको अब जो है एयर इंडिया में विलय कर दिया गया है। निम्नलिखित कौन सा दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारा है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा जहाँ ये पूछेगा तो सिलचर आएगा। क्या आएगा? तो पोरबंदर से सिलचर। सिलचर क्या है? असम में। पोरबंदर से यानी गुजरात में जो पोरबंदर से असम में सिलचर तक चल जाओ, यानी पोरबंदर से सिलचर तक पूर्व से पश्चिम गलियारा है। ठीक है ना। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? गंडक परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पश्चिम चंपारण से में प्रवेश करता है, बिहार में पश्चिम चंपारण से प्रवेश करता है। और ये वाल्मीकि नगर पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर पर, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाल्मीकि नगर। काटिए टाफी ब्रिज परियोजना कहाँ है? तो काटिए टाफी ब्रिज परियोजना पूछेगा तो ये जो विद्युत परियोजना है यहाँ ये जो है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काटिए टाफी ब्रिज परियोजना मुजफ्फरपुर में। और कहलगांव विद्युत परियोजना पूछेगा, कहलगांव कहाँ है? तो भागलपुर बोलना है। क्या बोलना है? भागलपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना पूछेगा तो बोलना है मुंगेर। क्या बोलना है? सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है? मुंगेर में। गोला बारूद का कारखाना भी पूछेगा तो बोलना है मुंगेर। बंदूक का कारखाना भी पूछेगा तो बोलना है मुंगेर। तो गोला बारूद बंदूक सिगरेट का कहाँ पर? मुंगेर। और यहाँ पर स्थापना जो किया था गोला बारूद बंदूक के कारखाना का जो स्थापना किया था वो किया था मिल कासिम। ठीक है ना।
और विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? यानी जब जब बिहार का विभाजन ना हुआ था, यानी झारखंड जब बिहार से अलग ना हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया। इस पर जो बोल रहे हैं ना, हम इसलिए बोल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए बोलते हैं तो लोग ये नहीं सुनना कि हम फालतू में बोल रहे हैं। तो याद रखना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। लेकिन जब अलग ना हुआ तो वो विभाजित बिहार हो गया। तो उस समय जो है एकमात्र नियोजित नगर, यानी पूरा नियोजित तरीका से किसको व्यवस्थित किया गया था? टाटा नगर को। किसको किया गया था? टाटा नगर को। टाटा नगर में तुम जान में कहता है कि जमशेदजी टाटा ने किसका स्थापना किया था? तो आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था, जो 1907 ईस्वी में स्थापना किया था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोले थे हम अभी। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में पर्वत प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो पूछ रहा है किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? इसका जगह उत्तर पश्चिम, याद रखना। तो चलो अगला देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो आर्सेनिक हो जाएगा। क्या जाएगा? ज़्यादा जल दोहन कर रहा है पृथ्वी से, पृथ्वी के अंदर से जल को निकाल रहा है, तो उससे क्या हुआ? ये पृथ्वी के अंदर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है ना। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहाँ भाग गया सब? हाँ, यहाँ पर आ जाओ। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार की कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? हम जानते हैं बिहार में जो है काफ़ी कम मात्रा में वो अति वन का फैलाव है। कितना प्रतिशत वन का फैलाव है? तो मात्र 7%। यानी बिहार जो है वन के दृष्टि में काफ़ी पीछे है। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को सुरक्षा कर प्रदान करने के लिए, पृथ्वी पर पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, और हम लोग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 33% क्षेत्रफल वन होना चाहिए। शुद्ध वातावरण के लिए 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। लेकिन देखो बिहार में कितना, 7%, बहुत पीछे है। ठीक है ना। और पूरा भारत का अगर बताएं तो पूरा भारत में जो है अभी के वन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 24% भाग पर क्या है? वन है। क्या है? वन है। तो बिहार इस दृष्टि से काफ़ी पीछे है, याद रखना है। ठीक है ना। 7% पर है। अगला पूछ रहा है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था मतलब क्या? डाकू क्या करता था? अर्थव्यवस्था को अच्छा थोड़े वो थी करता है, मतलब डाकू तुम्हारे घर में आएगा तो अच्छा थोड़े चुराएगा, व्यवस्थित ढंग से लूट पुट कर लेगा और अच्छा चीज बर्बाद भी कर लेगा, लूट पुट भी कर लिया, यानी कुछ चुराया कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दिया। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, यानी संसाधन को अच्छा से नहीं यूज करना। संसाधन को क्या करना है? और नियोजित, यानी नियोजित तरीका नहीं, अच्छा तरीका से नहीं, और नियोजित विध्वंस से। ठीक है ना। 20 नंबर हो जाएगा। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा क्या था? जब समुद्र का पानी झटका मारता है तट की ओर तो उसको बोलते हैं ज्वार। क्या बोलता है? तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो क्या है? नवीकरणीय है, यानी इससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तब पुनः पूर्ति योग है, पुनः पूर्ति योग है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 76, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जब प्रमुख कारण है वो क्या है? जैसे देखो धरती पर जब आता है, धरती जब थरथराता है तो उसको बोलते हैं भूकंप। और जब पृथ्वी के अंदर जब भूकंप, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसको बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? तो समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी शब्द जो है टी से स्टार्ट होता है, TSUNMI, सुनामी, यानी टी साइलेंट है। ठीक है ना। ये जापानी शब्द है, याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति में किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति क्या आता है? तो हम जानते हैं सूखा ऐसा नहीं है क्या गीला है धरती आए और कल अचानक सूख गया, ऐसा तो नहीं होता है। सूखा धीरे धीरे आता है। क्या आता है? धीरे धीरे आता है। ठीक है ना। और ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मनुष्य थोड़ी करता है, प्राकृतिक आपदा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो हम जानते हैं कि कलकत्ता के नीचे जो है, पश्चिमा के नीचे जो है क्या बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर जो है भयंकर सुनामी आया था। कब? 2004 ईस्वी में आया था, जिससे काफ़ी जान माल का क्षति हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? सिंपल बात है, क्या करना चाहिए बताओ? तो अग्निशामक यंत्र, यानी अग्नि बुझाने वाला यंत्र को बुलाना चाहिए, जो आता है गाड़ी पर से सब उसको बुलाना चाहिए, यही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है दूर संचार के लिए। तुम्हारे घर में टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, ठीक है ना, रेडियो चल रहा है, ये सब किससे चल रहा है? ये सब चल रहा है इसी से, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह से चल रहा है। ठीक है ना। यह दूर संचार के लिए। इस प्रकार तुम्हारा 80 क्वेश्चन खत्म हुआ। बताओ वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो फटाक से एक लाइक मार दो, एक शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। ठीक है ना। और दो ठो तो जो मेरा चैनल और बताए थे, जगदेव ब्लॉग जो कॉमेडी वाला मेरा था, और जगदेव क्लासेज, उसको भी तुम लोग अति जगदेव GK GS मास्टर, उसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लोग चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।